पटना के पुलिस मुख्यालय में सीएम नीतीश की बैठक। कानून व्यवस्था की सीएम कर रहे समीक्षा। डीजी के साथ गृह सचिव मौजूद। एनएमसीएच अस्पताल का सीएम नीतीश करेंगे निरीक्षण। कोरोना स्टेट वैक्सीन यूनिट का लेंगे जायजा। स्वास्थ्य मंत्री के साथ अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। बंगाल चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर भी होगा मंथन। बिहार कांग्रेस में होगी बड़ी टूट। वरिष्ठ नेता का दावा। 11 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने बड़े टूट को लेकर आला कमान को किया आगाह। बक्सर के नेशनल हाईवे पर गुंडों का तांडव। न्यायालय से घर लौट रहे लोगों पर किया जानलेवा हमला। गाड़ी को किया गया क्षतिग्रस्त। सड़क सुरक्षा के पुलिया दावे पर उठा बड़ा सवाल। नालंदा में कधेर की हत्या। शव को बक्से में बंद कर सड़क किनारे फेंका। धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। और बगहा में फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लाखों की लूट। हथियार के बल पर 1,83,000 रुपए लूटे। साथ ही एक मोबाइल फोन और एक टैब भी लूटा। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। बीते साल के अंतिम दिनों अचानक पटना स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने हालात की समीक्षा की थी और नए साल में वे आज फिर पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। तो लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार एक्शन में दिख रहे हैं। और बता दें आपको कि मुख्यालय पहुंचकर आला अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक कर रहे हैं। और साथ ही बता दें कि बिहार में बीते दिनों काफी सारे आपराधिक घटनाएं जो बढ़ी थी, इसको लेकर सीएम एक्शन मोड में है और लगातार जहां पर अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। और आज कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है मुख्यालय में। तो बता दें आपको कि पटना में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम बैठक कर रहे हैं। और बता दें कि साथ ही कि अपराध पर एक्शन मोड में सीएम दिख रहे हैं। बता दें कि तमाम अधिकारी, डीजी सहित तमाम अधिकारी मौजूद हैं और लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीएम लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। और पहले भी बैठक कर चुके हैं और आज एक बार फिर से अपने डीजी के साथ जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। तो फोन लाइन पे हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, जानना चाहेंगे, सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिख रहे हैं जहां पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। क्या बैठक खत्म हो चुकी है या आगे बैठक जारी है? देखिए, ये बैठक चल रही है दीदी। बैठक में डीजीपी के साथ अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के सचिव और सभी राज्य पुलिस मुख्यालय के सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में ये नीतीश कुमार की पुलिस मुख्यालय में दूसरी बैठक है। और अगर पूरी बैठक की बात करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के नई सरकार बनने के बाद, तो ये 5वीं बैठक है। नीतीश कुमार इस बैठक में अभी तक जो हालात हुए हैं बिहार में, जो बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का विवरण ले रहे हैं। उन घटनाओं पर पुलिस मुख्यालय और बिहार पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसका विशेष विवरण ले रहे हैं। साथ ही जो नीतीश कुमार का जो पूर्व का निर्देश था, उस निर्देश पर कितना काम हो पाया है, रात्रि गति में कितना सुधार हो पाया, बड़े आपराधिक घटनाओं में जो अपराधी पकड़े गए या उनकी गिरफ्तारी नहीं, उस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, और जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ आर्थिक तौर पर क्या पुलिस ने कार्रवाई की, उनके संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव बना या नहीं बना, भेजा गया या नहीं भेजा गया, लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कई कार्रवाई का निर्देश नीतीश कुमार ने राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को दिया है जी। तो फिलहाल बैठक चल रही है। बैठक में कई अहम मुद्दे जो हमने बताए हैं, इन मुद्दों पर अभी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। और राज्य पुलिस मुख्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को ब्रीफ भी किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कई घटनाओं को लेकर के बिल्कुल चिंतित है और लगातार राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को लगातार इस मामले को लेकर के संजीदा रहने और कड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे। तो क्राइम को लेकर के आपको एक हार्ड लाइनर नीति अपनानी पड़ेगी और उसी के तहत हम ये बैठक कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगू। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें।
बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। फिलहाल ये बैठक जारी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनएमसीएच अस्पताल का भी दौरा करेंगे। कोरोना स्टेट वैक्सीन यूनिट का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। और बता दें आपको कि शाम 4 बजे एनएमसीएच हॉस्पिटल का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। इस पर भी अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ संवाददाता मरगुब जुड़ चुके हैं। मरगुब, जानना चाहेंगे जहां पर सीएम नीतीश कुमार एक तरफ जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण करेंगे, एनएमसीएच का दौरा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तुम्हारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनएमसीएच अस्पताल का दौरा करेंगे और कोरोना स्टेट वैक्सीन यूनिट का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री शाम 4 बजे एनएमसीएच हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा नगर निकायों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। दरभंगा और भागलपुर प्रमंडल के नगर निकायों की समीक्षा अधिवेशन भवन में आयोजित की गई। बैठक में दोनों प्रमंडलों के सभी नगर निकायों के महापौर, उप महापौर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षदों के साथ नगर निकायों के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो बता दें आपको कि नगर निकायों की योजनाओं की समीक्षा चौथे एवं पांचवें की संयुक्त बैठक जो अपने स्थानीय नगर निकाय हैं उस क्षेत्र के अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री एवं उस क्षेत्र से के तमाम अपने स्थानीय जो अर्बन बॉडी है उसके नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उस क्षेत्र के सभी हमारे अधिकारी हैं वो आज इस बैठक में उपस्थित हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के साथ कार्यकारिणी की बैठक होगी। बंगाल चुनाव में पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला लिया जाएगा। साथ ही संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर वार्ता होगी। तो बता दें आपको कि हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी आज और बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के साथ ये कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। उसके उपरांत इस बैठक में कई अहम मुद्दे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव पार्टी को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उस पर चर्चा होगी। उसके अलावा राज्य में संगठन किस तरह से विस्तारित हो और जो 13 तारीख को जो नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी उसके उपरांत जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं आज इस बैठक में शामिल होंगे और कई अहम मुद्दे पर बातचीत होगी। बंगाल चुनाव को लेकर के पार्टी के नेशनल काउंसिल ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वहाँ हम संगठन का विस्तार करेंगे और विस्तार हमारा जो संगठन काम कर रहा है उसको हम लोगों ने ये भार सौंपा हुआ है कि आप वहाँ से किन किन कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कैंडिडेट्स अच्छे कैंडिडेट होंगे जो चुनाव जीत सकते हैं, वैसे कैंडिडेट्स की सूची बनाकर लाया जाए। तो इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ संवाददाता गौतम गौंड जुड़ चुके हैं। गौतम, जानना चाहेंगे हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और क्या कुछ अहम हो सकता है इस बैठक में? तो देखिए ये बैठक महत्वपूर्ण होगी क्योंकि बंगाल चुनाव है और बंगाल चुनाव में जाने को लेकर जो है पार्टी ने तैयारी कर रखी है और जिस तरह से बंगाल चुनाव में जो कहा जा सकता है कि पार्टी के किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा उस पर जो है चर्चा होनी है। तो उन चीजों को लेकर जो है यहाँ पे फैसला होगा और आज ये फैसला ये माना जा सकता है कि आखिरी मुहर होगी क्योंकि पार्टी जो है किन सीटों पर चुनाव में लड़ने को लेकर अपना मन बना चुकी है, मजबूती क्या है। बंगाल के जो प्रभारी है वो यहाँ पहुंचेंगे और तमाम विषयों पर जो है ये चर्चा होगी। तो इसका फैसला जो है 3 बजे के बाद ही जो है मीडिया को दिया जाएगा क्योंकि ये जो बैठक हो रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उसमें ये जानकारी किन किन विषयों पर चर्चा हो रही है उसको लेकर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जानकारी दी है। मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया 3 बजे और 3 बजे के बाद ये बता दी जाएगी किन किन विषयों पर मुहर लगी। अगर ये माना जा रहा है कि बंगाल में पार्टी चुनाव में जाएगी और सीटों को लेकर जो है जो संभावना जताई जा रही है उस पर घोषणा जो है 3 बजे किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौतम। तो आपको बता दें कि हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और बता दें आपको कि बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी हम।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने बिहार कांग्रेस में बड़े टूट को लेकर आलाकमान को आगाह करते हुए बयान दिया है कि कांग्रेस के 11 विधायक जदयू के संपर्क में हैं। इस टूट का कारण बताते हुए भरत सिंह ने कहा कि बिहार कांग्रेस में जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हो, सदानंद सिंह, अखिलेश सिंह या आलाकमान को गुमराह करते हैं। बिहार कांग्रेस की असली समस्याओं को नहीं बताते हैं, पार्टी में पैसा कमाने और पार्टी नेताओं के खरीद फरोख्त का काम किया करते हैं। भरत सिंह ने कहा कि 11 विधायक जो टूटने के लिए तैयार हैं। जो चर्चा है, जो बात है, लोग बोलते हैं थोड़े सामने में, वो तो जाने के समय में पता चलता है कि इतना चलेगा। लेकिन 11 फाइनल है, 11 अपना तैयार है और लोगों का अभी तो मतलब उसका तय तमन्ना भी हो गया है। तय तमन्ना लोग करता रहता है। यहाँ तो रोज उसी के माहिर लोग है, ये हैं जो करते हैं पार्टी को, जो बेचते खरीदते आया है आज तक। सदानंद सिंह इतना दिन से दूसरा कोई काम नहीं, मदन झा का कोई काम नहीं, अखिलेश सिंह का कोई काम नहीं, तो ये लोग अपना करते आए हैं। आलाकमान को वहाँ गलत सूचना देते रहा है और वो लोग विश्वास करते रहा, उनको धोखा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह का बड़ा बयान सामने आया और इस बयान में उन्होंने कांग्रेस के 11 विधायक अपनी पार्टी छोड़कर जदयू में आ जाने की बात कही है। बता दें कि इस बयान पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कांग्रेस के नेता भरत सिंह का यह बयान साबित करता है कि कांग्रेस में किस तरह से भगदड़ मचा हुआ है और जिसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी को बचाना अब कांग्रेसी नेताओं के लिए आसान नहीं रहा है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस के लिए अच्छे हालात नहीं है और बिहार कांग्रेस तो पूरी तरह से कोमा में है, ये आरोप हमारा पहले भी था। इस आरोप की पुष्टि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह के बयान से हो गई है, जिसमें कांग्रेस में संभावित भगदड़ की उन्होंने चर्चा की है और शायद इस बात को शक्ति सिंह गोहिल ने भी भांप लिया था और इसीलिए बहाना कुछ और ढूंढ करके उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी पद से खुद को मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। कहीं ना कहीं दूसरों के घर में ताकझांक करने के बजाय अब कांग्रेस के नेताओं को पहले अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करनी। तो इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जानना चाहेंगे, बिहार के वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस के 11 विधायक जदयू में शामिल होंगे। एक तरफ जहां पर शक्ति सिंह गोहिल के ट्वीट पर चर्चा हो रही थी, लगातार बिहार में सियासत हो रही थी और एक बार फिर से कांग्रेस के बड़े नेता इस तरीके के बयान देते हैं, क्या मायने हैं आखिर इसके? देखिए साहिबा, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, उसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस में जो घमासान छिड़ा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि जब 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और केवल 19 सीटों पर उसे विजयश्री हासिल हुई थी, जबकि 2015 में कांग्रेस केवल 41 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी और 27 सीटें उसने जीती थी। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी बदतर रहा है और उसको लेकर के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो पूर्व विक्षुब्ध नेता हैं, यानी कि जिन्हें टिकट नहीं मिला या जो पार्टी ने जिनको सम्मान नहीं दिया, उन लोगों ने इस करारी हार को लेकर के जो वर्तमान नेतृत्व है उसके खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दिया है और कई बार विक्षुब्धों की बैठक भी हो चुकी है और जिसमें अखिलेश सिंह, शक्ति सिंह गोहिल और मदन मोहन झा और सदानंद सिंह से इस्तीफे की मांग की गई है। यह जो मामला आया है, यह मामला आया है, भरत सिंह विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और उन्होंने दावा किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 11 विधायक जीत करके आए हैं कांग्रेस के, उनमें से उन सभी ने पैसे दे करके टिकट खरीदा था कांग्रेस का और वह जो जीत करके आए हैं उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। और भरत सिंह ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, वह भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के राह पर चल रहे हैं और अशोक चौधरी ने जिस तरह से पाला बदल लिया था, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक तरह से उन्होंने पाला बदला था, ठीक उसी तरह से मदन मोहन झा भी कभी भी पाला बदल सकते हैं। और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जो भागलपुर से विधायक हैं, उनके बारे में भी भरत सिंह का दावा है कि वो भी पाला बदल सकते हैं। तो ऐसे बयान आ रहे थे एनडीए के नेताओं के द्वारा कि कभी भी 14 जनवरी के बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद, खरमास के बाद कांग्रेस में भारी टूट हो सकती है। लेकिन अब पार्टी का ही एक नेता जब इस तरह का दावा कर रहा हो तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल ने अपना पल्ला पहले झाड़ लिया, उन्होंने कल इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर भी हो गया और उड़ीसा के पूर्व मंत्री हैं केंद्रीय भक्त चरण दास जी को उनको
उनको बिहार का प्रभार दिया गया। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, यह इतना संकेत साफ दे रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आने वाले दिनों में कांग्रेस विधायक दल में भारी टूट हो सकती है, भारी संख्या में विधायक पाला बदल सकते हैं और कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनाव से, और यह कह सकते हैं कि बिहार में उसकी हैसियत 2015 से पहले जिस तरह से मात्र 4 विधायकों की थी, उस हैसियत में भी अगर कांग्रेस आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जी अशोक जी, एक और बात, जिस प्रकार से लगातार कल हमने देखा था कि शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट किया था और आज कांग्रेस के बड़े नेता इस तरीके के बयान देते हैं और दूसरी तरफ जदयू उस पर लगातार पलटवार कर रही है कि जदयू ये कह रही है कि कांग्रेस का कहीं भी आधार नहीं बचा है बिहार में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस कमज़ोर होते जा रही है, उस परिस्थिति में कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के बजाय कांग्रेस के नेताओं के बीच जो घमासान मचा है, उसे यह कह सकते हैं कि पार्टी नेतृत्व को कांग्रेस की स्थिति से की कोई चिंता नहीं है, चाहे वो केंद्रीय आला कमान हो या बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व वर्ग हो। और यही वजह है कि भरत सिंह जैसे पूर्व विधायक आरोप खुल्लम खुल्ला लगा रहे हैं कि अखिलेश सिंह, मदन मोहन झा, शक्ति सिंह गोहिल, सदानंद सिंह, इन लोगों ने टिकट बेचा है और इनके चलते पार्टी की यह दुर्गति हुई है और वह यह दावा करते हैं कि इन लोगों का यह खेल पहले से भी चलता आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का भगवान ही मालिक है और भरत सिंह के दावे के बावजूद भी प्रदेश कांग्रेस की कमेटी या कांग्रेस के जो आला कमान हैं वह उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यह गंभीर मामला है और अब इंतजार करना होगा कि खरमास के बाद भरत सिंह का दावा सच होता है या नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक जी। तो बता दें आपको कि आज कांग्रेस के बड़े नेता भरत सिंह ने जहां बयान दिया है और ये बड़ा बयान जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 11 विधायक जदयू में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। जहां पर अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देखो फिर से आपका स्वागत है। बढ़ने वाली खबर की ओर। मंत्री बनने के बाद मुकेश सहनी पहली बार मोकामा पहुंचे, जिससे सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि पटना से मुंगेर जाने के रास्ते में वीआईपी कार्यकर्ताओं ने हर गांव में उनका जोरदार स्वागत किया और सभी कार्यकर्ता ने पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को माला पहनाकर स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसी के साथ वीआईपी नेता मोहन पासवान और श्याम पासवान के नेतृत्व में वीआईपी ने भी शानदार स्वागत किया और बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों के बीच अपने मंत्री को लेकर उत्साह देखने को मिला। पहली बार वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी मोकामा पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। खबर बक्सर से। बक्सर में नेशनल हाईवे 84 पर हथियारों से लैस गुंडों ने जमकर तांडव मचाया। लग्जरी वाहन सवार लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर भाग निकले। बक्सर जिले के नेशनल हाईवे सड़क पर सरेरा गुंडों के तांडव में सड़क सुरक्षा के पुलिसिया दावे और दिन रात गश्ती की पोल खुल गई है और बताया जा रहा है कि दलसागर के पास ही बक्सर शहर का मालवाहक वाहनों का एंट्री पॉइंट चेक पोस्ट भी है और बावजूद इसके सड़क पर अपराधियों का तांडव पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बताया जा रहा है कि घटना को अपराधियों ने आपसी रंजिश के परिणाम स्वरूप अंजाम दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक औद्योगिक थाना क्षेत्र सीमा इलाके में कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने के बाद महिंद्रा टीयूवी 300 में सवार घर लौट रहे लोगों पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग 84 पर दलसागर के समीप अज्ञात लोग के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। वहीं इस घटना में ड्राइवर समेत कुल 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 10-12 आदमी गाड़ी जाता अपना डुमरा और करीब करीब दलसागर के पास में एक पल्सर का हम देखनी है कि बार बार आगे पीछे करता और अचानक गाड़ी रोक दो पुलिया के पास में तो रोक के गाड़ी के सामने आ गया तो हमारा तो कुछ बुझा जाना कि क्या करता का ना। उसके बाद 3 को लेकर वन से उतरल सन, हमारा बुझा कि पीछे कौन और लेकर बड़ा सन तो देखने की इशारा कर पीछे से तब तक देखा तो गाड़ी से जैसे देखा था तो बड़का बांस और रॉड उड लेके रहो सन मारल से पूरा गाड़ी के शीशा से गिर गई पूरा रॉड से मरल सन तो हाथ तो फ्रैक्चर हो गल बा हाथ में लगल बा वो रोकनी है ब्लड से वो ना भइल तले एगो बतिया भाई बात का बा वजह से बात का हिने मुड़ होते पूरा मार दस रॉड से हिने हईला
इन्हें रोक गई नहीं तो होने से मार दो सही पूरा हो गई। तो बक्सर में नेशनल हाईवे पर गुंडों का तांडव देखने को मिला और लोगों पर जानलेवा हमला किया है गुंडों ने। खबर नालंदा से। नालंदा में एक बंद बक्से से अधेर का शव बरामद हुआ है। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के लालबाग और जमीला चक गांव के पास का है। बुधवार को मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों की नजर इस बक्से पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बक्सा खोला तो सभी सन्न रह गए। बक्से में एक अधेर का शव था। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार अधेर की हत्या किसी और जगह हुई है और शव को बक्से में बंद करके यहां रखा गया है। किसी धारदार हथियार से उसकी मृत्यु हुई है, जिसके बाद साक्ष्य छुपाने के लिए उसे यहां रख दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। मॉर्निंग में मेरा स्टाफ उठा तो देखा कि बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है और उसके बाद थाना को इन्फॉर्म किया गया। थाने आए तो सामने अपना पेटी खोले तो देखे बॉडी है। यहाँ तो बक्सा था ना, हम लोग क्या पता बक्सा कोई रात में रख के चला गया। तो अभी रिकॉर्डिंग में तो पता चल जाएगा कि बक्सा कहाँ कौन रखा कौन नहीं रखा। देखने से तो बांधा हुआ था बॉडी को एंड बांध के उसको मर्डर करके उसमें पेटी में रखा हुआ था। तो सीधा रुख करते हैं नालंदा, जहां पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानना चाहेंगे आपसे राजकुमार, किस तरीके से नालंदा में बक्से में शव को रखा गया है। ये पूरे मामले में पुलिस अब तक क्या कुछ कार्रवाई कर पाई है? क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और साथ ही क्या पहचान हो चुकी है अधेर की? देखिए साहब, बक्सा सब मिलने के बाद इलाके में पूरी तरह सनसनी फैल गई। ये दीपनगर थाना इलाका का मामला है, लेकिन पुलिस ने शुरुआती दौर में ही बता दिया था कि इसकी हत्या कहीं और किया गया और सबको लाकर यहाँ फेंका गया है। पुलिस की जांच में ये पता लग गया है कि ये मृतक जो है दीपक कुमार है और ये सहोकर मोहल्ले का रहने वाला बिहार ट्रिप का ही, और मोटरसाइकिल गिरवी रखने के लेकर विवाद हुआ तो उसी विवाद में इसकी हत्या की गई थी। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजकुमार। तो बता दें कि नालंदा में बक्से में एक अधेर किया शव बरामद किया गया और पुलिस ने पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। बड़ी खबर बगहा से, जहां भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हथियार से लैस अपराधियों ने 1,83,000 की लूट कर ली है। भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी धर्मेंद्र कुमार महिला समूह से वसूली कर बगहा लौट रहे थे। जैसे ही वह बगहा थाना के तिगराहा पुल के समीप पहुंचे, उसे ओवरटेक कर लूट लिया गया। इसके साथ ही एक टैब और मोबाइल को भी अपराधियों ने लूट लिया। घटना के बाद बगहा थाने की पुलिस छापेमारी का उद्भेदन में जुटी हुई है। वहीं बता दें आपको कि एक दिन पूर्व भी किसान से दिन दहाड़े 50,000 की लूट हुई थी, जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। लूट की इस वारदात के बाद बगहा पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास उठ रहा है और नगर थाना अध्यक्ष आनंद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया है और वहीं भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी थाने में अपनी गुहार लगाने पहुंचे हैं। जी, हम लोग भारत फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और वहाँ महिला समूह हम लोग चलाते हैं, जिसे लोन देते हैं महिला लोग के। वहाँ से कलेक्शन करके हम लोग आ रहे थे। 2 बदमाशों ने पीछे से मोटरसाइकिल से वार करके बंदूक के दम पर दिखा करके मेरा 1,83,000 रुपया लूट लिया था सर। कहाँ पे लूटा हुआ? वहाँ चखनी के आगे जो बैठा नहीं है, कौन बैठा है, पेट्रोल पंप है, उसके पुलवा के पीछे की घटना है सर। कल 3 बजे। कितने संख्या में बदमाश? 2 संख्या में था सर। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने घर में सोए अवस्था में एक तारी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के गनपतौल गांव की है। बताया जाता है कि 65 वर्षीय विनोद चौधरी अपने घर में सोया हुआ था। तभी देर रात करीब 2 बजे के बाइक सवार 2 बदमाश घर में घुस गए और उससे 5 गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर जब तक परिजन बाहर निकले तब तक बदमाश फरार हो गए थे। मृतक के शिक्षक पुत्र प्रमोद कुमार चौधरी ने अपनी शिक्षिका पत्नी ममता देवी पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार मौसम का पारा गिरने से ठंड बढ़ती जा रही है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि ठंड ने इस बार पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं काटी क्षेत्र में लोग खुद से ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंचायत की ओर से कोई पहल नहीं होने पर लोगों के बीच परेशानी का माहौल है। ठंड से तो बहुत परेशानी है। इसमें जानवर उमर के लिए भी दिन भर जैसे उसको ओढ़ना रहते हैं और दिन भर कभी सूरज नहीं दिखाई देते हैं।
इतनी ठंड है कि हद है। अभी कोई प्रशासन सुविधा से अभी नहीं है। कुछ नहीं मिला है। ऊपर से कोई सुविधा नहीं है। खबर सहरसा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए समाज सेवी संजय जायसवाल अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के गरीबों, बुजुर्गों और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कर भीषण ठंड से उन्हें राहत दिलाने में जुटे हैं। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के समाज सेवी संजीव जायसवाल ने कहा कि इन दिनों मोहनपुर पंचायत के लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दिन में ही बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है, जबकि रात में हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंद गरीबों, बुजुर्गों और असहाय तबके के सैकड़ों लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया है ताकि उन्हें राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी आग्रह करते हुए कहा कि हर पंचायतों में जाकर जायजा लें और गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करें ताकि उन्हें उस ठंड से राहत मिल सके। किलो की जरूरत है कंबल का, तो मैंने अपने तरफ से 1500 परिवार को कंबल दिया हूं। और मैं एक प्रार्थना करूंगा प्रशासन से भी कि हर एक पंचायत और जहां भी जाके देखे गरीब, जो जरूरतमंद है, जो जिनको जरूरत है, उनको अपने तरफ से सरकार मदद करे ठंड से बचने के लिए। हमारे बिहार में बस इतना। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खबर झारखंड हमारी सहयोगी करिश्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।